हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रकाश राजपुरोहित साइंस स्पार्क के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में नैनो टेक्नोलॉजी के पार्ट 1 में हमने ये देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी का किस तरह से उद्भव हुआ और किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग साइंटिस्ट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, नैनो मिशन वगैरह के बारे में हमने कह सकते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। अब इस सेकेंड पार्ट में आज हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में कौन कौन से जनरेशन से नैनो प्रोडक्ट्स की। क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी ने, या नैनो पदार्थों का वर्गीकरण, उनकी डायमेंशंस, उनकी विमा के आधार पर क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि नैनो मैन्युफैक्चरिंग यानी नैनो विनिर्माण। तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित सिद्धांत प्रक्रम की। फिर आने वाले जो टॉपिक्स या कहें आने वाली क्लासेस जो हैं उनमें हम बात करेंगे नैनो पदार्थों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस की। तो स्टार्ट करते हैं हम आज नैनो टेक्नोलॉजी का ये पार्ट 2 जो है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। अब आगे बात करते हैं इसमें नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैंने लास्ट क्लास में दो फैक्ट बताए थे। पहला ये था कि सबसे जो ओल्डेस्ट नैनो स्ट्रक्चर्स है वो भारत में ही तमिलनाडु में कीलादी में मिली है। एक्सकेवेशन हो रहा था और वहाँ पर कुछ ऐसे कार्बन कोटिंग वाले, ऐसे हालांकि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे बर्तनों के टुकड़े जैसे लग रहे हैं। ये सबसे कह सकते हैं विश्व की सबसे अब तक की विश्व की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट नॉन नैनो स्ट्रक्चर्स, सबसे पुरानी नैनो संरचनाएं, नैनो स्ट्रक्चर्स, ये हमने देखा इंडिया में ही मिली है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इसकी। ये कहाँ मिली है इसकी बात करें तो नवंबर 2020 लॉकडाउन का फर्स्ट फेज बस एंड हो ही रहा था और यहाँ पर तमिलनाडु में एक जगह है कीलादी। यहाँ पर उत्खनन या एक्सकेवेशन के दौरान ये ऐसे पदार्थ मिले। बेसिकली ये हम देखते हैं कार्बन कोटेड नैनो संरचनाएं, नैनो स्ट्रक्चर्स जो थी पॉटरीज वगैरह पर यानी बर्तनों पर, ऐसे कार्बन नैनो कोटिंग की डिजाइन की हुई ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं, जो कि विश्व की सबसे पुरानी नैनो संरचनाओं में भारत में ही इन्हें प्राप्त किया गया है, तमिलनाडु कीलादी में। आगे हम बात करते हैं ऐसी ही और भी पुरानी नैनो संरचनाएं। ऐसा नहीं है केवल हमारे भारत में ही। अगर हम बात करते हैं रोमन सभ्यता में भी एक ऐसा आर्टिफैक्ट है लाइकरगस कप। ये लाइकरगस कप आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। ये लाइकरगस कप दो अलग अलग कलर में दिखा रखा है, एक तरफ ग्रीन कलर है और एक तरफ ये रेड। एक्चुअली ये लाइकरगस कप की हम बात करते हैं ना, लाइकरगस कप। तो इस कप में हम विशेषता की बात करें कि क्या इसकी विशेषता है, तो हम देखते हैं रोमन सभ्यता में मिला। इसकी विशेषता यहाँ पर कि दो कलर ग्रीन और रेड, यानी अगर प्रकाश इसमें सामने से इसके ऊपर आपतित होता है तो ये हरे रंग का दिखाई देगा, और प्रकाश यदि इस कप के पीछे से आ रहा है, पीछे की तरफ है लाइट सोर्स, तो ये लाल रंग का दिखाई देता है। ये दो इसमें अलग अलग कलर, दो कलर्स में दिखाई देता है, रेड और ग्रीन। अब यहां पर काफी समय तक तो यही कह सकते हैं कि जांच का विषय बना रहा कि आखिर ऐसा क्यों है, ये दो अलग अलग कलर क्यों दिखाई देते। बाद में जब इसकी क्रिस्टलोग्राफी की गई, इसके क्रिस्टलों का अध्ययन किया गया आंतरिक संरचना का, तो इसमें पता चला कि इसमें नैनो गोल्ड पार्टिकल्स का यूज किया गया था। और नैनो गोल्ड लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था
कि नैनो गोल्ड की ये विशेषता होती है, अलग अलग कलर्स का या अलग अलग रंगों का उत्सर्जन करने में सक्षम होता है। इस वजह से ये लाइकरगस कप रोमन सभ्यता में, रोमन सिविलाइजेशन, वहां पर भी ऐसा आर्टिफैक्ट मिला है। तो ये यहाँ पर इस चैप्टर की जानकारी के लिए या इसके इंट्रोडक्शन में हम ये भी देखते हैं कि पुरानी नैनो संरचनाएं क्या है, कहाँ पर मिली है, और इन नैनो संरचनाओं का संबंध कहाँ कहाँ से, भारत से भी देखा हमने ओल्डेस्ट नैनो स्ट्रक्चर। अच्छा, ये भी बात करें ना कि ये जो ओल्डेस्ट नैनो स्ट्रक्चर है कब की है, तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की, ईसा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात करें, यानी अभी हम देखते हैं 2025, अब से 2025 प्लस ये 600 वर्ष और जोड़ लें, यानी लगभग 2500 पुरानी नैनो संरचनाएं भारत में मिली। और जब बात करें ये लाइकरगस कप की, तो ये 4ठी शताब्दी का है, ईस्वी सन के बाद का है। तो यहाँ तक अब तक हमने नैनो पदार्थ कहाँ मिले, कैसे मिले, इनकी बात की। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्धांत और प्रक्रम की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नैनो पदार्थ जो हैं, अब तक जो भी हमने नैनो पदार्थों के अलग अलग हम बात करें, इनमें जो इनका वर्गीकरण किस आधार पे करें, अलग अलग प्रकार के नैनो पदार्थ, तो नैनो पदार्थों का वर्गीकरण नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नैनो पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। देखिए, नैनो पदार्थों का वर्गीकरण जो है वो उनकी विमाओं के आधार पर, उनके डायमेंशंस के आधार पर किया गया, लिख भी देते हैं। विमाओं के आधार पर, विमाओं, डायमेंशंस क्या है इसको पहले समझते हैं, फिर ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखें, कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए ये सामने पैनल है, ठीक है, या फिर मेरे हाथ में ये पेन भी है। तो जब हम बात करते हैं कोई भी प्रोडक्ट की, कोई भी वस्तु की, 3 विमाएं होती, लंबाई, चौड़ाई और उसकी कुछ थिकनेस यानी मोटाई भी होती है। जैसे ये पैनल है सामने, तो इसकी कुछ लंबाई है ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं इसकी कुछ चौड़ाई भी है, और साइड में जाकर देखते हैं तो इसकी मोटाई यानी थिकनेस भी दिखाई देती है। ये जो 3 विमाएं होती हैं, 3 विमाएं, 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस के बेसिस पर हम देखते हैं इन नैनो पदार्थों को हम अलग अलग पीढ़ियों में, या कह सकते हैं अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। पीढ़ी तो उनके उत्पादों में आ जाएगी। तो कौन कौन सी इसकी अलग अलग प्रकार की, ये देखें, इसमें 4 प्रकार से इन्हें विभाजित कर सकते हैं। 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। किस तरह से होता है देखें, यहां पर इसे समझते हैं हम। कोई भी मान लीजिए हमारे पास ये जैसे एक क्यूब ले लेते, ठीक, इसकी हम 3 डायमेंशंस देख सकते हैं। कुछ इसकी लंबाई है, ठीक है, कुछ इसकी यहां से यहां ये चौड़ाई है, और कुछ इसकी ये इस तरह से मोटाई भी है। 3 डायमेंशंस हो गई। जब मैं नैनो पदार्थों की बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं शून्य विमीय नैनो पदार्थ, 0 डायमेंशनल शून्य विमीय नैनो पदार्थ, 0 डायमेंशनल, 0D लिख देता हूं, 0 डायमेंशनल नैनो प्रोडक्ट्स, यानी एक ऐसा नैनो प्रोडक्ट जिसकी सारी विमाएं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब किसमें है, नैनो स्केल की रेंज में, जो कि हम पहले बात कर चुके। नैनो स्केल की रेंज जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी ना, नैनो स्केल की रेंज की हम बात करते तो ये 1 से 100 नैनोमीटर, 1 से 100
नैनोमीटर। ओके, अब अगर तीनों विमाएं, ऑल थ्री डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई मोटाई, सभी तीनों विमाएं नैनो स्केल की रेंज में, सभी सभी या तीनों विमाएं ये नैनो स्केल की रेंज में, नैनो स्केल की रेंज या परास में, तो इसे हम क्या कह देते हैं, जीरो डायमेंशनल नैनो पदार्थ। जैसे एक छोटा सा यहां पर देखें ना आप, यहां मैं ये एक डॉट बना देता हूं, ये ऐसा डॉट, बहुत छोटा सा डॉट है ये यहाँ पर। तो एक ऐसा डॉट या पार्टिकल जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब क्या है, ये नैनो स्केल की रेंज में। जब ऐसे पार्टिकल्स की या ऐसे पदार्थों के एग्जाम्पल की बात करें कि जीरो डायमेंशनल नैनो प्रोडक्ट्स में कौन कौन आएंगे, ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगी। जैसे हम बात करते हैं क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स, या हम बात करें कार्बन का ही एक अपर रूप होता है फुलरीन, वो भी इसमें आएगा। क्वांटम डॉट क्या है फिर बता देता हूं, यहां पर आरपीएससी ने काफी बार इस पर प्री में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन पूछा है, ये क्वांटम डॉट्स पर। ठीक, क्वांटम डॉट्स अभी इतना ध्यान के, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों के, सेमीकंडक्टर्स के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो कण, उन्हें कहते हैं क्वांटम डॉट्स। तो ये क्वांटम डॉट्स और फुलरीन यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इमेज में भी इसे दर्शा रखा है। जीरो डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स, ये ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, चाहे नैनो पार्टिकल्स है, चाहे फुलरीन है, चाहे क्वांटम डॉट्स है, ये सभी किस में आ जाएंगे, जीरो डायमेंशनल, यानी तीनों की तीनों विमाएं जो है, ऑल थ्री डायमेंशंस, लंबाई चौड़ाई मोटाई, वो नैनो स्केल की रेंज में, दैट इज जीरो डायमेंशनल या शून्य विमीय नैनो पदार्थ। दूसरा देखते हैं, इसके बाद अगला आ जाएगा एक विमीय, वन डायमेंशनल, एक विमीय नैनो पदार्थ। वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स कौन से हैं देखते हैं, जिनकी, ध्यान से सुनना अब यहां पर, क्योंकि अक्सर यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। क्या है देखें, इसमें क्या होगा, जो इसकी तीन विमाएं है ना, तीन विमाएं, उनमें से केवल एक विमा, ओनली वन डायमेंशन, एक विमा नैनो स्केल की रेंज, परास से बाहर, नैनो स्केल की रेंज से बाहर है। अब नैनो स्केल की रेंज से बाहर है ओनली वन डायमेंशन, बाकी दो जो है ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीन थे, इनमें से केवल एक नैनो स्केल की रेंज से बाहर हो गया, तो इसे कह दिया एक विमीय नैनो पदार्थ। कौन हो सकते हैं, ये ऑब्वियसली एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी, जैसे इसे समझें यहां पर, एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी हम देखते हैं लंबाई, यहां तो फिर भी बहुत ज्यादा इसकी डायमेंशन हमने बना दी, इसकी यहां पर जो लंबाई है, डायमेंशंस में केवल एक लंबाई नैनो स्केल की रेंज से बाहर है, बाकी इसकी मोटाई या चौड़ाई की जब बात करेंगे तो वो नैनो स्केल की रेंज में ही है। ठीक है, तो एक विमा नैनो स्केल की रेंज से बाहर, दो विमाएं जो है वो अभी भी नैनो स्केल की रेंज में। इसमें हम बात करें कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, तो यहां पर एग्जाम्पल में जैसे नैनो वायर, नैनो रॉड्स, ठीक, या हम बात करें CNT, बड़ा महत्वपूर्ण है, दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन के अलावा और भी हमने काफी सारी नैनो ट्यूब्स अब तक विकसित की हैं। ये कार्बन नैनो ट्यूब्स बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आप इस डायग्राम में या इमेज में भी देख सकते हैं,
जब हम बात करते हैं वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स की, एक ऐसी पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसकी एक विमा जो है वो नैनो स्केल की रेंज से बाहर है। जैसे आप देखें नैनो फाइबर्स ऐसे रेशे, नैनो फाइबर्स नैनो रेशे, नैनो ट्यूब्स हो गया, या नैनो हॉर्न्स की भी बात कर सकते हैं इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, नैनो रॉड्स, नैनो वायर्स, ये हो गए। तो ये वन डायमेंशनल एक विमा नैनो स्केल की रेंज से बाहर, और नैनो स्केल की रेंज बात कर चुके हैं 1 से 100 नैनोमीटर। फिर इसके बाद हम चलते हैं एक विमीय नैनो पदार्थ के बाद सॉरी तीसरा हम देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, द्विविमीय नैनो पदार्थ, टू डायमेंशनल द्विविमीय नैनो पदार्थ क्या है ये देखें। अब देखेंगे यहां पर कि 3 विमाओं में से 2 विमाएं, 2 डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इनमें से 2 विमाएं जो है वो नैनो स्केल की रेंज से बाहर, ऐसी कोई एक थिन पतली फिल्म के जैसे स्ट्रक्चर हो सकती है जिसमें देखें, कह सकते हैं यहां पर 2 विमाएं पदार्थ की, 2 विमाएं नैनो स्केल की रेंज से सॉरी 2 विमाएं नैनो स्केल की रेंज से बाहर, नैनो स्केल की रेंज से बाहर 2 विमाएं, तो इसे कहेंगे टू डायमेंशनल नैनो प्रोडक्ट, द्विविमीय नैनो पदार्थ। ये एक फिल्म के जैसी पतली एक फिल्म जिसके लंबाई और चौड़ाई सिग्निफिकेंट है, यानी काफी ज्यादा, नैनो स्केल की रेंज से बाहर है। केवल एक विमा, केवल यहां पर एक विमा नैनो स्केल की रेंज में, जैसे इसकी मोटाई हो जाएगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी, वो बिल्कुल नैनो स्केल की रेंज में, जैसे आपके नोटबुक का पेज देखो, उसकी लंबाई भी है, आप उसको मेजर कर सकते हैं स्केल से, उसमें देखेंगे चौड़ाई भी है, लेकिन जब उस पेज की मोटाई की बात करते हैं बहुत कम, हालांकि उसकी रेंज नैनो स्केल की रेंज से तो बहुत ज़्यादा मोटा है वो, लेकिन कुछ ऐसी ही थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, पतली झिल्ली जैसे, यानी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, केवल एक विमा नैनो स्केल की रेंज से भी, नैनो स्केल की रेंज में है। ये ध्यान रखना, यहां पर मैंने दोनों सेंटेंस लिखे, आप याद रखने के लिए हमेशा जो बाहर है वो ध्यान रखना। 0 डायमेंशन एक भी बाहर नहीं, 1 डायमेंशन केवल एक बाहर है, 2 डायमेंशन केवल 2 विमाएं नैनो स्केल की रेंज से बाहर। क्या है उदाहरण, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखें ग्रेफीन, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, और भी देखें गैलिनीन, ये सब ऐसी थिन फिल्म के जैसे पतली फिल्म है ना, और मोटाई कितनी है, नैनो स्केल की रेंज में 1 से 100 नैनोमीटर की, ठीक। और बात करें नैनो फिल्म्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की हो सकती है, या ऐसे नैनो मेम्ब्रेन्स। अब यहाँ से देखो, अभी आरएस प्री में, अभी जो 2025 में अभी हुआ फेब में, उससे पहले वाले प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया था, उसका एग्जाम्पल पूछा था, और उसमें एक था यहाँ पर एग्जाम्पल, एक और बता देते हैं, क्वांटम वेल। ये क्वांटम वेल वहाँ पर उदाहरण में था, तो यहाँ से फिर कह रहा हूँ कंटिन्यूअसली आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, आरएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वांटम वेल। तो क्वांटम वेल और कुछ नहीं, ऐसी कह सकते हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालकों की ही थिन कह सकते हैं फिल्म लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर कोई सेमीकंडक्टर की ऐसी थिन मेम्ब्रेन, उसको जो 2 अलग सेमीकंडक्टर्स की लेयर्स के बीच में इस तरह से सैंडविच के रूप में रखते हैं, सोलर पैनल्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ करते हैं। तो ये क्वांटम वेल जो है एक 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर है। वहां पर सीधा सा पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ या उदाहरण है जिसमें 2 विमाएं जो है वो नैनो स्केल की रेंज से बाहर, और केवल एक विमा नैनो स्केल की रेंज में है, क्वांटम वेल। लास्ट हम देखते हैं, अच्छा इसका भी वो इमेज में इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, देखें यहाँ पर 2 डायमेंशनल
नैनो मटेरियल्स, इसमें नैनो शीट्स जैसी पतली शीट के जैसी फिल्म के जैसे स्ट्रक्चर्स, नैनो फिल्म्स, नैनो लेयर्स, और इसी में ग्रेफीन, गैलीनिन, ये भी टू डायमेंशनल, ग्रेफीन तो बल्कि पहला टू डायमेंशनल मटेरियल सॉरी सॉरी और गैलीनिन जो है ना पहला द्विविमीय या टू डायमेंशनल मेटल है, ध्यान रखना। मेटल और मटेरियल दोनों में डिफरेंस होता है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब बात करते हैं आगे, जो द्विविमीय के बाद त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल चौथा टाइप हो जाएगा त्रिविमीय नैनो पदार्थ। नैनो पदार्थ, नैनो मटेरियल्स, थ्री डायमेंशनल। अब देखना यहां पर, अब आप ऐसे कहेंगे कि सर जब तीनों ही विमाएं नैनो स्केल की रेंज से बाहर है तो फिर इसे नैनो पदार्थ क्यों बोला। यहां पर देखें, ऑल थ्री डायमेंशंस, सभी तीनों विमाएं, डायमेंशंस नैनो स्केल की रेंज से बाहर, नैनो स्केल की रेंज से बाहर। अब जब ये नैनो स्केल की रेंज से बाहर हो गई तीनों, तो हो सकता है ऑब्वियसली दिमाग में आएगा कि जब तीनों ही विमाएं नैनो स्केल की रेंज से बाहर है फिर इसको नैनो स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अभी भी इनमें ऐसी नैनो लेयर्स, नैनो फिल्म्स, नैनो फाइबर्स या नैनो डॉट्स इनमें है। जैसे लाइकर का कप हमने देखा था ना, ऑल्दो इतना बड़ा कप है जो नैनो साइज का तो है नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी हम उसको नैनो आर्टिफैक्ट बोलते हैं बिकॉज उसमें नैनो पार्टिकल्स, नैनो कण है, ठीक, इसलिए। तो इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या क्या आ जाएंगे इसमें एग्जाम्पल, तो नैनो क्रिस्टल्स, नैनो क्यूब्स, नैनो क्यूब्स, ये सब त्रिविमीय नैनो पदार्थ। तो वापस जल्दी से समराइज कर लेते हैं, देखिए कि नैनो पदार्थों को उनकी विमा या डायमेंशन के आधार पर चार समूहों में बांटा। जीरो डायमेंशन, तीनों विमाएं नैनो स्केल की रेंज में, ठीक। वन डायमेंशन की बात करते हैं, केवल एक विमा नैनो स्केल की रेंज में, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक, फाइबर्स वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, द्विविमीय नैनो संरचनाएं, जहां दो विमाएं नैनो स्केल की रेंज से बाहर है, केवल एक विमा नैनो स्केल की रेंज में है। ऐसी थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं या शीट हो सकता है, नैनो शीट। और चौथा लास्ट देखते हैं त्रिविमीय नैनो संरचनाएं, जहां पर तीनों संरचनाएं, जो तीनों विमाएं हैं, वो नैनो स्केल की रेंज से बाहर है। एग्जाम्पल हमने देखा नैनो क्रिस्टल्स और नैनो क्यूब्स। यहाँ डायग्राम में भी इसके चौथे कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ये थ्री डायमेंशनल और बल्क नैनो मटेरियल्स। मैंने कहा ना, बने हुए किससे हैं वो, ऐसे नैनो पदार्थों से, नैनो फाइबर से, नैनो डॉट से, या फिर ऐसी कोई नैनो शीट से, नैनो ट्यूब्स अरेज हो गए या कोर शेल्स हो गए, नैनो वायर अरेज, यानी इनका ग्रुप हो गया, वायर्स का ग्रुप, अब वो लार्ज साइज का हो गया। तीनों विमाएं नैनो स्केल की रेंज से बाहर। तो ये यहाँ पर आप देखते हैं विमाओं के आधार पर नैनो पदार्थों का वर्गीकरण। तो यहाँ सिद्धांत और प्रक्रम में हम अब तक बात कर चुके हैं कि नैनो पदार्थों का वर्गीकरण क्या है, किस आधार पर है, उसके उदाहरण फिर बता रहा हूँ। चाहे पीएसआई हो चाहे आरएस प्री हो, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। सीधा पूछ लेते हैं, एक विमीय या द्विविमीय या त्रिविमीय नैनो पदार्थों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, ठीक। तो आज के बाद ये भूलना मत कि किस तरह से, किस आधार पर हम ये वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर पदार्थों के वर्गीकरण के बाद अब हम चलते हैं नैनो पदार्थों की पीढ़ियाँ। हालांकि टाइम हो गया, लेकिन फिर भी आरएस प्री में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ऐसे चार अलग अलग नैनो प्रोडक्ट्स, नैनो उत्पाद दिए थे और पूछा था कि इनको इनकी पीढ़ियों के आधार पर, यानी चार पीढ़ियां हम देखते हैं, अब तक जो नैनो पदार्थ विकसित हुए हैं उन नैनो पदार्थों को विकास के आधार पर चार पीढ़ियों में बांटा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन, चार पीढ़ियां। ये जो वर्गीकरण दिया था या नैनो पदार्थों की जो चार पीढ़ियों के बारे में बताया था, ये थे मिहेल रॉक्को। देखें इनके बारे में बात करते हैं, ये मिहेल रॉक्को।
मिहाइल रोको ने नैनो पदार्थों के विकास क्रम के आधार पर, ये है मिहाइल रोको, मिहाइल रोको, इन्होंने नैनो पदार्थों को 4 पीढ़ियों में अब तक विकास के आधार पर, विकास के आधार पर नैनो उत्पादों, नैनो प्रोडक्ट्स, नैनो उत्पादों को 4 पीढ़ियों में, 4 जनरेशंस, 4 पीढ़ियों में बांटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन क्या क्या है इनकी बात करते हैं। देखिए मिहाइल रोको ने 4 जनरेशंस में जो पहली जनरेशन बताई, फर्स्ट पीढ़ी, उसमें उन्होंने निष्क्रिय नैनो संरचनाएं, देखो ये तो हमने देखा कि नैनो पदार्थों में नए गुणों का विकास होगा। अब ये जो नए गुणों का विकास हो रहा है, तो पहले पीढ़ी में कोई बहुत ज्यादा नए गुण या बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। हाँ, कुछ भौतिक गुणों में जरूर परिवर्तन हुआ, जैसे हमने बात भी की थी अवशोषण। यानी ये जो पहली पीढ़ी की नैनो संरचनाएं थी, निष्क्रिय नैनो संरचनाएं, उनका हमारे शरीर में या हमारी त्वचा से तेजी से अवशोषण हो सकता था। जैसे मैं बात बताऊं, स्प्रे, आपने देखा होगा जैसे मूव वॉलिनी वगैरह, कई बार हमारी चोट लग जाती तो हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो क्रीम यानी जेल के फॉर्म में भी आता है, और वो ही मूव या वॉलिनी वगैरह का स्प्रे भी आता है। कभी आपने जैसे क्रिकेट वगैरह में देखा होगा या दूसरे स्पोर्ट्स में भी, कि किसी खिलाड़ी को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पर फिजियो आते हैं और वो वहाँ पर बैठ के जेल थोड़ी लगाते, क्रीम थोड़ी लगाते, वो तो स्प्रे करते। क्यों? क्योंकि स्प्रे का असर जल्दी होगा। अभी देखो, स्प्रे और ऑइंटमेंट यानी क्रीम, दोनों में सॉल्ट सेम है, फिर भी स्प्रे जो है वो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, हमारी स्किन से तेजी से अवशोषित हो जाएगा। जितनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो वहाँ पर टिश्यूज में या सेल्स में डीप पेनिट्रेशन होकर जल्दी असर करेगा। तो ये पहली पीढ़ी के जो नैनो पदार्थ थे, नैनो उत्पाद थे, उनमें यही गुण था, रैपिड एब्जॉर्प्शन। इन्हें हम निष्क्रिय नैनो संरचनाएं कहते। जो यहां पर हम बात करते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, इसे हम बोलते भी यही हैं, निष्क्रिय नैनो संरचना, निष्क्रिय नैनो संरचना। इनमें जो खासियत थी, विशेषता थी, इनमें एक या दो भौतिक गुणों, भौतिक या रासायनिक गुणों, गुणों में व्यापक परिवर्तन देखा गया, व्यापक परिवर्तन देखा गया। कैसा परिवर्तन था इसकी बात करें, जैसे हमारी स्किन वगैरह पे लगाया ऑइंटमेंट, इवन नैनो जेल आजकल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन के तो अब नहीं आते, अभी भी आते हैं। ऐसे कई बार आप ऐसी क्रीम्स, इवन जेल में भी, अब आजकल तो जेल्स में भी ऐसे नैनो पार्टिकल्स आने लग गए। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं नैनो स्प्रे एरोसॉल, नैनो स्प्रे या एरोसॉल। एरोसॉल यानी वो जो स्प्रे वगैरह हम यूज करते हैं ना डिओडोरेंट वगैरह में, ये एरोसॉल, ठीक। और हम बात करें नैनो जेल, इसी में ही हमने देखा कुछ और भी, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह भी इसी जनरेशन में शामिल करते हैं। और देखें यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन क्रीम्स वगैरह, कॉस्मेटिक क्रीम्स, इनमें भी इनका प्रयोग होने लगा, नैनो प्रोडक्ट्स, नैनो पार्टिकल्स का। तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होते थे, या जैसे हम बात करें स्किन पोर्स वगैरह में डीप क्लिनसिंग वगैरह के लिए, इन ऐसे
कॉस्मेटिक्स में ये नैनो प्रोडक्ट्स पहली जनरेशन के नैनो प्रोडक्ट्स में इनको काउंट करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये तो निष्क्रिय नैनो संरचनाएं। अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में भी देखें, यहाँ पर देखें, फर्स्ट जनरेशन थी ये फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स, निष्क्रिय नैनो संरचनाएं। इनमें हम देखते हैं नैनो स्ट्रक्चर्स, डिस्पर्स्ड एंड कॉन्टैक्ट नैनो स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेटिंग नैनो स्ट्रक्चर्स। ऐसे प्रोडक्ट बहुत रैपिड एब्जॉर्प्शन, तेजी से अवशोषित हो जाते थे स्किन से। फर्स्ट जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी या फर्स्ट जनरेशन के नैनो प्रोडक्ट्स, सन 2000 तक इनका विकास हो चुका था। ठीक, यहां पर अब फिर इसके बाद आप देखते हैं सेकेंड जनरेशन, जिसमें एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स यानी सक्रिय नैनो संरचनाएं आने लगी। इसकी बात करते हैं, फिर वापस इस डायग्राम पे आते हैं, इस इमेज पे आते हैं वापस। सेकेंड जनरेशन की जब मैं बात करूं, यहां पर ये प्रथम पीढ़ी, अब द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जेन। अभी देखिए सेकेंड जनरेशन के प्रोडक्ट्स में क्या क्या अब नया होने लगा। पहली पीढ़ी में तो केवल हमने देखा था कि कुछ एक या दो भौतिक या रासायनिक गुणों में हमने व्यापक परिवर्तन देखा। अब हम क्या देखते हैं, इस पीढ़ी में पदार्थ के जैविक, बायोलॉजिकल, भौतिक, फिजिकल और रासायनिक यानी केमिकल, तीनों गुणों में व्यापक परिवर्तन, है ना, ड्रास्टिक चेंजेस देखे गए। यानी अब न केवल ऐसी क्रीम्स जो स्किन से एब्जॉर्ब हो सके, केवल यहीं तक हम नहीं रुके। अब क्या हुआ, इसमें कह सकते हैं एक स्टेप और आगे हमने क्या देखा, अब टारगेट ऑर्गन ड्रग डिलीवरी यानी लक्षित अंग पर ड्रग डिलीवरी पॉसिबल हुआ। कैसे इसे समझते हैं, देखो, जैसे नॉर्मली हम कोई भी टैबलेट या कोई भी जैसे दवाई की गोली वगैरह लेते हैं, कैप्सूल, तो हम ओरल रूट से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाती है, आहार नाल में जाती है, वहाँ वो दवा के अंदर जो सॉल्ट होते हैं वो वहाँ से कह सकते हैं रिलीज होते हैं, और वो सॉल्ट हमारी आहार नाल से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँचते हैं, हमारे ब्लड में। फिर ब्लड सर्कुलेशन से वो ड्रग यानी वो जो दवा है, वो सॉल्ट है, वो हमारे टारगेट ऑर्गन, जैसे हेडेक हो रहा है तो सर पर जाकर असर करेगा, या कोई और ऑर्गन पर उसका जहां उसे असर करना है वहां पर पहुंच के अपना असर दर्शा देगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, वो जो दवा हमारे शरीर में गई, सर्कुलेशन यानी हमारे रक्त परिसंचरण के दौरान हमारे विभिन्न अंगों से गुजरी। अब जब अलग अलग अंगों से गुजरती है तो अलग अलग अंगों पर उसके साइड इफेक्ट, पार्श्व प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये जो कन्वेंशनली या हम कह सकते हैं परंपरागत तरीके से आज भी लेते हैं हम, भाई अभी तक इन सभी नैनो पदार्थों का जो एप्लीकेशन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ इनका अभी हमारी दैनिक जीवन में नहीं है। तो जब इनमें ये ऐसी टारगेट ऑर्गन ड्रग डिलीवरी की हम जब बात करते हैं, कन्वेंशनल ड्रग्स के कंपैरिजन में साइड इफेक्ट था। अच्छा, एक और बात, जब वो दूसरे अंगों से गुजरती है तो उससे क्या होता है कि दूसरे अंगों पर भी उसका कुछ भाग दवा का खर्च हो जाता है। तो ऐसे में हम जितनी दवा लेते हैं, असर में या जो वाकई में जिसका हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है जिस भी रोग के लिए, वो बहुत कम भाग यूज होता है। तो यहाँ पर दो कमियां हैं कन्वेंशनल ड्रग्स की, दवाओं की। क्या, एक तो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है क्योंकि थोड़ा दूसरे अंगों पे यूज़ हो जाएगी, और दूसरा क्या है कि दूसरे अंगों के पास जब उनके संपर्क में आती है तो साइड इफेक्ट होता है। इसका सॉल्यूशन ये सेकेंड जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ने दिए। क्या था, टारगेट ऑर्गन ड्रग डिलीवरी की जब हम बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, ड्रग डिलीवरी। तो इसमें हमने क्या देखा, ऐसे नैनो प्रोडक्ट्स बनने लगे, ऐसे नैनो कैप्सूल्स बनने लगे जिनको हम क्या करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन के थ्रू हमारे ब्लड में डाल देते। अब हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर जैसे ही वो किसी टारगेट ऑर्गन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई गांठ है, ट्यूमर है, तो वो जब ब्लड, वो जो नैनो कैप्सूल है ना जिसमें हमने नैनो ड्रग्स भरे हैं ड्रग डिलीवरी के लिए, वो जैसे ही ब्लड के थ्रू यहाँ तक पहुँचती है तो उसमें लगे हुए नैनो ट्रांसमीटर की वजह से हम उसको बाहर किसी स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर पर ऑब्जर्व कर सकते हैं।
जैसे ही वो उस ट्यूमर के पास पहुंचता है, वहां से हम ड्रग को क्या करते हैं, बाहर से कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल से हम उस ड्रग को वहीं रिलीज करते हैं। जिससे दो फायदे, पहला, एक तो ड्रग यानी दवा बहुत कम मात्रा में चाहिएगी क्योंकि वो डायरेक्ट उसी जगह पर जाकर असर कर रही है, और दूसरा ये फायदा कि दूसरे ऑर्गन्स के कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से साइड इफेक्ट भी लगभग जीरो दिखाई देंगे। ये सेकेंड जनरेशन के नैनो प्रोडक्ट्स एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स, सक्रिय नैनो संरचनाएं कहते हैं इनको, यहां पर भी लिख देता हूं, एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स। ये सक्रिय नैनो संरचनाएं, ये सेकेंड जनरेशन के नैनो प्रोडक्ट्स यहां पर हमें देखने को मिले। ड्रग डिलीवरी बेस्ट एग्जांपल है इसका। ठीक, अब चलते हैं यहां पर वापस इमेज में भी देख लेते हैं। ये जो सेकेंड जनरेशन, इसकी हम बात कर चुके हैं, 2005 तक इनका विकास हो चुका था। एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स जिसमें फिजिको केमिकली एक्टिव, बायोलॉजिकली भी है, फिजिकली भी, केमिकली काफी सारा इंप्रूवमेंट हमने देखा गुणों में, बायो एक्टिव एंड हेल्थ इफेक्ट्स, ड्रग डिलीवरी बेस्ट एग्जांपल। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन, सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन, तीसरी पीढ़ी की ओर चल रहे हैं, तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन की बात करें, सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम, यानी इसे ऐसे समझें जहां पर एक नैनो स्ट्रक्चर खुद पूरी इकाई या यूनिट या मशीन के रूप में, जैसे एक मशीन होती है, कोई भी उसका कार्य है, वो पूरी मशीन अकेला कार्य कर लेती वो। अब यहां पर हमने क्या देखा, सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम, यानी ऐसे नैनो प्रोडक्ट्स बनने लगे जो एक पूरी नैनो मशीन, नैनो कंप्यूटर, नैनो रोबोट्स के रूप में काम करने लगे। अब हमने यहीं पर, इन्हीं में हमने देखा सेल्फ असेंबलिंग का गुण इनमें आने लगा। सेल्फ असेंबलिंग, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, किम एरिक ड्रेक्सलर ने इसके बारे में चेताया भी था। सेल्फ असेंबलिंग का मतलब क्या है, सरल शब्दों में देखें कि मेरे पास मान लीजिए पेन है, ठीक, इस पेन के मैं 3 टुकड़े कर देता हूं और तीनों को यहां रख देता हूं। थोड़ी देर बाद क्या देखूंगा, ये सारे जो तीनों टुकड़े थे ना, ये आपस में आकर जुड़ गए, असेंबल हो गए, सेल्फ असेंबलिंग। यानी अब यहां पर ऐसी स्मार्ट नैनो स्ट्रक्चर्स बनने लगे, स्मार्ट नैनो स्ट्रक्चर्स या नैनो संरचनाएं, जिनमें भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों से और आगे पूरी एक नैनो यूनिट के रूप में काम करने लगे। यहां पर हमने क्या देखा, ऐसे सर्किट, ऐसे 3D ट्रांजिस्टर्स वगैरह बनने लगे जिनमें ये सेल्फ असेंबलिंग की प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स की बात करें, ऐसे प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, इस जनरेशन के प्रोडक्ट्स की बात करूं मैं तो इसमें आ जाता है 3D नेटवर्क, इसमें और प्रोडक्ट्स की बात करें, नैनोबोट्स, नैनोबोट्स बोले तो नैनो रोबोट्स, ठीक, नैनो कंप्यूटर्स, नैनो सेंसर्स, ये सब इसमें आने लगे। यानी अब जो नैनो प्रोडक्ट्स थे वो खुद पूरा किसी टास्क को करने के लिए एक मशीन, एक यूनिट के रूप में काम करने लगे। ये थर्ड जनरेशन, यहां पर भी देखें आप, यहां पर ये सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम, थर्ड जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी, थर्ड जनरेशन के नैनो प्रोडक्ट्स, जहां हम देखते हैं 3D नेटवर्किंग जैसे प्रोडक्ट्स बनने लगे, नैनो सॉरी 3D ट्रांजिस्टर हो गए, या हम यहाँ पर नैनो कंप्यूटर्स, नैनो सेंसर्स, नैनो बोर्ड्स, दैट इज नैनो रोबोट्स, ये सब सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम या नैनो सिस्टम्स। क्लियर। अब हम बात करते, अच्छा, इनका जो विकास था वो 2010 तक हो चुका था, एंड आफ्टर दैट फोर्थ जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी, जिसे हम मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं,
मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इसका बेस्ट उदाहरण। मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है ये समझें कि अब हम मॉलिक्यूल यानी आणविक स्तर पर, अणु परमाणु जो होते हैं उनके स्तर पर पदार्थों में इस तरह से परिवर्तन करने लगे कि हम आर्टिफिशियल एटॉम्स, वैसे हम देखते हैं परमाणु की जब बात करते हैं प्राकृतिक रूप से अलग अलग तत्व उनके परमाणु, लेकिन मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स में हमने क्या देखा कि एक अणु जो है वो खुद एक नैनो सिस्टम के रूप में काम करने लगा। उसके इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन में, अणुओं के व्यवस्थापन में अब हम जैसा चाहे वैसा परिवर्तन करने लगे, जिससे इन मॉलिक्यूल्स में जो गुण हम चाहें वो विकसित करने में सक्षम हुए। यानी पदार्थों में व्यापक परिवर्तन उनके अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर हमने देखा कि ऐसे गुणों का विकास किया। ये फोर्थ जनरेशन, इसे यहीं पर मैं नोट कर देता हूं, या चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ताकि सीक्वेंस में आपको दिख भी जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन के प्रोडक्ट्स, जिसे हम मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स या आणविक, चलें आणविक दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिख देता हूं, आणविक नैनो सिस्टम्स, मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स, ये डेवलप होने लगे। जहां पर हमने मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग यानी आणविक विनिर्माण को देखा। आणविक विनिर्माण दैट इज मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। अणुओं एवं परमाणुओं के स्तर पर हमने लिख भी देते हैं, अणुओं एवं परमाणुओं के स्तर पर अणुओं एवं परमाणुओं के स्तर पर व्यापक परिवर्तन अब होने लगा, जिससे हम देखते हैं आर्टिफिशियल एटॉम्स यानी कृत्रिम परमाणु। अलग नहीं था, बस ये था कि उनमें कुछ नए गुणों का विकास होने लगा। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं। एक तो यही मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, एक तो एग्जाम्पल यही आ जाता है आणविक विनिर्माण, और मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, आणविक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर। ठीक है, मिक्सअप है, वैसे देख लेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर ऐसी डिवाइसेस बनने लगी जहां एक अकेला इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को कॉपी या मिमिक कर सकता है। यानी एक अकेला इलेक्ट्रॉन सर्किट या विद्युत परिपथ के सारे गुणों को दर्शाने में सक्षम होता है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर, ये फोर्थ जनरेशन जो हमने यहाँ पर इमेज में भी बात की थी, ये लास्ट, अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स भी, मॉलिक्यूलर डिवाइसेस, फोर्थ जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी या फोर्थ जनरेशन के नैनो प्रोडक्ट्स। तो ये यहाँ पर अलग अलग जनरेशन्स हमने देखी कि किस तरह से ये चार जनरेशन्स मिहेल रोक्को ने बताया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आरएस प्री में जब क्वेश्चन पूछा था, चार ऑप्शन थे वहाँ पर। एक तो था ड्रग डिलीवरी था, एक था उसमें 3D नेटवर्क, एक उसमें था फर्स्ट जनरेशन में एरोसोल था, एंड फोर्थ जनरेशन में मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स, आणविक विनिर्माण था। ये चारों दिए थे, और क्या पूछा उसमें कि इन सभी नैनो उत्पादों को उनकी पीढ़ियों के क्रम के आधार पर, यानी पहले, सबसे पहले पहली पीढ़ी का, सबसे लास्ट में लास्ट पीढ़ी का, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टॉपिक में ये फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी छोटा सा कंसाइज टॉपिक है,
बट रेगुलरली इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये हमने आज की क्लास में नैनो सबसे पुरानी नैनो संरचनाएं लाइकरगस कप की भी बात की। हमने डायमेंशंस के आधार पर नैनो पदार्थों का वर्गीकरण 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल की बात की। फिर हमने इन नैनो पदार्थों के उत्पादों के विकास के क्रम के आधार पर जो अलग अलग पीढ़ियां हैं इनकी हमने बात की। और ये वर्गीकरण जो है किसने दिया था? मिहाइल रोको ने। अब इसके बाद आता है नैनो मैन्युफैक्चरिंग, नैनो विनिर्माण, जिसमें दो विधियां देखते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। तो ये सारी अप्रोचेज या विनिर्माण जो है इनकी और एप्लीकेशंस की भी बात करते हैं। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आज इस पार्ट 2 में यहीं तक। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आने वाले क्लासेस में जैसे पैरेलली ये नैनो टेक्नोलॉजी तो चल ही रहा है, साथ साथ हम कुछ दूसरे टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले टाइम में ये सारी कंटिन्यूसली क्लासेस और लाइव क्लासेस भी जल्दी ही आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे, ताकि लाइव क्लास में क्या होता है, कई बार कुछ डाउट वगैरह होता है तो हाथों हाथ पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो है आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।